सभी का आपका चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट का सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशंस को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 के सेक्शन सी के सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्लास 11th का फिजिक्स का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो के पश्चात केमिस्ट्री का भी पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और बी कंप्लीटेड है। इसके बाद हम लोग मैथ्स के सेक्शन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट 1 का सेक्शन सी का सॉल्यूशंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 11th के मॉडल सेट को लेकर के या फिर टर्म 2 के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो फिर से वही दोहराने की जरूरत नहीं है। फुल मार्क्स 35 है और टाइमिंग यहाँ पे 1.5 घंटा है, लेकिन आपको एक्चुअल जो रूटीन में है वो 1 घंटे का है। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा, चूँकि आज 11 तारीख है तो एडमिट कार्ड आज से अपलोड हो गया होगा। तो आप स्कूल में जाकर के अपने इस विद्यालय में जाकर के आप एडमिट कार्ड अपना ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट 1 का सेक्शन सी के सॉल्यूशंस को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपका 5 है, जिसमें से आपको करनी कितनी है, 3 करने हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स कितना कितना है, 5-5 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन? निम्न यौगिक को बेंजीन में परिवर्तित करें। कैसे करेंगे आप? इथाइन को बेंजीन में, हेक्सेन को बेंजीन में, फिनॉल को बेंजीन में। हम लोग जब तीनों सेट देखे तो उसमें से हम लोग को यह देखने को मिला कि कन्वर्जन से क्वेश्चंस रहेंगे। तो कन्वर्जन का हम लोग एक वीडियो आपके पास लाएंगे, है ना। उससे बाहर कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं रहेगा और वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको बनाना कि कैसे हम इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इथाइन को, ठीक है, इथाइन को आपको आयरन यानी लोहा का लाल रेड आयरन ट्यूब जो है, यानी गर्म लोहा जो है उसका ट्यूब जो है, उसको 873 केल्विन या उससे ऊपर अगर हम लोग गर्म करते हैं तो इथाइन जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में। क्लियर है? दूसरा क्या है? हेक्सेन। हेक्सेन जो है, हेक्सेन को चेंज करने के लिए किसमें? बेंजीन में हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड को 430, अब पूछेंगे कि 430 केल्विन क्यों बोल रहे हैं, तो अभी हम बताएंगे आपको। तो आप अगर 430 यानी 500 से ऊपर का टेम्परेचर रखते हैं और 10 से 15 के बीच में एटीएम प्रेशर रखते हैं, है ना, तो प्रेशर और टेम्परेचर, जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो हेक्सेन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन कौन कैटलिस्ट? क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? बेंजीन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। तो क्यों पायरोलाइसिस बोलते हैं? क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये केमिकल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन, यानी टूट रहा है। ठीक है, तो जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम लोग इसको तोड़ते हैं, किसको? कंपाउंड को, तो उसको क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस, यानी ताप विघटन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ताप विघटन। नेक्स्ट क्या है? फिनोल है। फिनोल को जिंक, है ना, डस्ट, जिंक डस्ट से क्या करते हैं? पास कराते हैं, उसमें डालते हैं, तो फिनोल जो है कन्वर्ट होता है किसमें? बेंजीन में। ठीक है,
तो इथाइन को आपको बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए लाल, है ना, गर्म लोहा, ठीक है, से पास कराते हैं, है ना। कितना टेम्परेचर, कितना उसका होना चाहिए, 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तब इथाइन जो है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, बेंजीन में। हेक्सेन में क्या होता है, ताप विघटन होता है, और वेनेडियम ऑक्साइड P2O5, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, और आपका मोलिब्डेनम ऑक्साइड, है ना, के प्रेजेंस में, ये सब कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक के मौजूदगी में, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे पायरोलाइसिस होता है। ये जब मौजूद होते हैं ऑक्साइड्स, उत्प्रेरक मौजूद होता है, तो वो हेक्सेन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, बेंजीन में, ठीक है। और फिनॉल कैसे होगा, जिंक का डस्ट से पास कराते हैं, है ना, उसमें मिलाते हैं, तो वो फिनॉल जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, बेंजीन में। क्लियर है। यहाँ पे है फॉर्मूला, इथाइन है CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में। यहाँ पे क्या है, हेक्सेन है C6H14, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, वो यहाँ पे छोटा है, को 773 केल्विन, है ना, यानी 600 से ऊपर। मेन क्या होना चाहिए, पायरोलाइसिस के लिए 430 केल्विन से ऊपर होना चाहिए, तो है 773 केल्विन, 10 से 20 ATM प्रेशर के बीच में करते हैं, तो ये जो हेक्सेन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थर्ड फिनॉल है। फिनॉल जो है उसको जिंक डस्ट में हीट करते हैं ना, जिंक डस्ट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। रिडक्शन हो गया यहाँ पे, इसको क्या बोला गया, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एलोट्रॉपी, write two important allotropes of carbon and differentiate them on the basis of their structure। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो महत्वपूर्ण रूपों को लिखें एवं संरचना के आधार पर उनमें विभेद करें। तो एलोट्रॉपी क्या होता है, अगर एक ही केमिकल एलिमेंट्स हैं, उसका फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी। और जो एग्जिस्टेंस फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द एलोट्रॉप्स, उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो दो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, एक डायमंड और ग्रेफाइट, है ना, फ्लोरेंस वगैरह भी है, लेकिन मेनली दो को करना है, तो कौन है इंपॉर्टेंट, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड हीरा आप जानते हैं, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं, जो पेंसिल में लगा हुआ रहता है, लेड टाइप का, है ना। तो ये लेड नहीं, मतलब ग्रेफाइट जो लगा हुआ पेंसिल का, जिससे हम लोग लिखते हैं ना पेंसिल, तो उसका जो ब्लैक वाला पार्ट है दैट इज द ग्रेफाइट। तो डायमंड क्या है, इट हैज ए क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलिन है ना, कैसा है, क्रिस्टलिन है, ठीक है। और मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स, किससे बना हुआ है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स, इस तरह से, ठीक है, मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स। डायमंड में, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन एटम्स क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और अदर कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। द cc बॉन्ड लेंथ इन द डायमंड इज 154 pm। cc का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है, 154 pm, ठीक है। इट हैज़ अ रिजिड कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसका जो नेटवर्क है वो कैसा है, राइजिड, है ना, रिजिड कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि डिफिकल्ट है ब्रेक करने के लिए। ये स्ट्रक्चर हो गया डायमंड का, है ना। यहाँ पे उसका फिगर है डायमंड का स्ट्रक्चर का, इसको आप सीख लोगे कैसे बनाना है। ये 4 टेट्राहेड्रल, फिर यहाँ इस कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल, है ना, इस कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल, फिर इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस तरह से क्या है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट का कैसा है,
लेयर स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री क्या है, प्लानर। कैसा ज्योमेट्री है, प्लानर ज्योमेट्री। ग्रेफाइट में क्या होता है, सारे कार्बन एटम्स, इच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and is bonded to 3 other carbon atoms through a sigma bond while the fourth electron forms a pi bond। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। बाकी सब क्या होता है, 3 कार्बन के साथ, है ना, 3 अदर कार्बन एटम के साथ जो बनाता है वो कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। क्लियर है। द सीसी बॉन्ड लेंथ इन द ग्रेफाइट इज 141.5 pm। कितना सीसी बॉन्ड लेंथ होता है, 141.5, है ना। डायमंड का सीसी बॉन्ड कितना था, 154 पिकोमीटर, ठीक है, pm। यहाँ पे इसका कितना है बॉन्ड लेंथ, 141.5 पिकोमीटर। क्लियर है। ये इट इज क्वाइट सॉफ्ट एंड इट्स लेयर कैन बी सेपरेटेड इजिली। इसके लेयर्स क्या हो सकते हैं, सेपरेट, अलग अलग किए जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर हिंदी में देखिए, कुछ पदार्थों की एक से अधिक रूपों में रहने की गुण को क्या बोलते हैं, अपरूपता। अपरूपता किसे बोलेंगे, कोई भी एक पदार्थ है उसका गुण है कि वो एक से अधिक रूपों में रह सके, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उस रूप को क्या बोलेंगे, अपरूप, है ना। और इस गुण को क्या बोलेंगे, अपरूपता, ठीक है। हीरा, इसकी एक क्रिस्टलीय संरचना होती है, यह चतुष्फलकीय इकाइयों से बनी होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है और एक सिग्मा बंधन के माध्यम से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जो सेंट्रल है। हीरे में सीसी बॉन्ड की लंबाई 154 pm होती है। इसका एक कठोर संयोजक बंधन नेटवर्क है जिसे तोड़ना मुश्किल है। ये हीरा के लिए लिख लोगे। ग्रेफाइट में क्या है, ये अस्तरित संरचना है, अस्तर वाइज संरचना है। ग्रेफाइट ये तलीय ज्यामिति है। ज्यामिति कैसा है, तलीय, एक तल, कितने तल में, एक तल में। तो ये कैसा ज्यामिति है, तलीय ज्यामिति, ठीक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। ग्रेफाइट में कैसे हैं, sp2। हीरे में कैसे हैं, sp3। इसमें जो ग्रेफाइट है उसमें 3 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड और एक के साथ पाई बॉन्ड, और लेकिन हीरे के साथ क्या है, चारों के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। ये काफ़ी नरम होता है, इसकी परतों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यह काफ़ी नरम होता है, ठीक है। तो इसकी परतों को आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूजिंग, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैस्पर थ्योरी, है ना, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनके शेप का डिस्कशन करना है। वैस्पर सिद्धांत के अनुसार निम्न अणुओं की आकृति ज्ञात करें। BeCl2 कैसे हम लोग देखेंगे, Be सेंट्रल एटम इसमें खोजेंगे, है ना, केंद्रीय परमाणु खोजेंगे। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, Be है। तो Be का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है। अच्छे, अब चलिए, कितना इसका सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम का मतलब आसपास का जो परमाणु है। तो सराउंडिंग परमाणु कितना है, 2 है, Cl का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुने 1, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 के साथ क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा, है ना। तो Be और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl। क्लियर है। इस शेप को क्या, इस आकृति को क्या बोलते हैं, रेखीय यानी लीनियर, रेखीय यानी लीनियर। क्लियर है। क्या है, BCl3, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, B है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अब इसके सराउंडिंग एटम का है, 3 गो है, Cl। इसका इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। 3 गुने 1 बराबर 3। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यानी ट्राइगोनल, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लानर, है ना, त्रिकोणीय, और क्या होगा, समतल।
ठीक है, तो 3 3 के साथ बना लिया। लोन पेयर कोई इसमें नहीं है, लोन पेयर रहेगा तब डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। तो लोन पेयर तो इसमें है नहीं, तो BCl3 कैसा हो गया, ऐसे 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 बना दोगे, यहाँ पे B हो जाएगा, ये Cl और ये Cl, ये भी Cl। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, SiCl4। तो सिलिकॉन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, और क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4। 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, बना लेगा। तो SiCl4 का 4 किसके साथ बनाएगा, sp3। तो कौन है इसका, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आपका तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे Cl 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 Cl। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S। H2S में क्या है, H2S में सराउंडिंग एटम आपको ढूंढना है। तो सराउंडिंग एटम इसमें कौन है, H। आसपास का इलेक्ट्रॉन कौन है, H है। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, S। तो S का वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन S का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। तो 2 हो गया, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये बना लेगा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो बचेगा 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 2 लोन पेयर, क्या बचेगा, 2 लोन पेयर। और लोन पेयर का अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा लोन पेयर का। तो जो ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे 4 है तो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, तो 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड। क्यों, विकृत चतुष्फलकीय क्यों होता है, क्योंकि विकृत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर, 2 लोन पेयर की मौजूदगी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6। क्वेश्चन नंबर 5वां, SF6। तो एस क्या है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, एस है। तो एस हो गया आपका सेंट्रल एटम। अब इसका कितना हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है क्या वो, 6 है, तो टोटल हो गया 6। तो 6 के साथ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो 6 किस स्ट्रक्चर में है, इस तरह का स्ट्रक्चर। क्लियर। यानी ये अगर तुमसे कहा जाए कि SF6 बनाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा एफ। अब कोना कोनी दौड़ो, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा एफ। तो 3 3 6। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोल देंगे अष्टफलकीय, यानी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। ये बनाया हुआ है सेम चीज, इसको लिख लोगे। SiCl4, H2S और जो है वो SF6। ठीक है, तो सबका दिया हुआ है, लोन पेयर भी लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसी तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन CV माइनस CV इक्वल्स टू R। ठीक है, माइनस CV बराबर R का व्युत्पन्न। ऊष्माधारिता क्या होता है, द इंक्रीज होता है, जो तापमान बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इंटू T। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डेल T, यानी डेल Q बराबर क्या हो जाएगा, C डेल T। ठीक है, तो ये C जो है, इसी C को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसी C को बोलते हैं ऊष्माधारिता। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन, है ना।
क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री। 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाना, तापमान को बढ़ाना, है ना, बढ़ाने में जितनी ऊर्जा जो है उपयोग में आई होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी यानी ऊष्मा धारिता। ठीक है, ताप में वृद्धि अंतरित ऊष्मा के समानुपाती होता है। Q बराबर गुणांक गुने डेल टी, है ना, Q बराबर C डेल टी। यहाँ गुणांक C को ऊष्माधारिता कहते हैं। निकाय के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या है Cp माइनस Cv बाई आर। देखो इसका प्रूफ अगर आपने फिजिक्स का देखा होगा तो सेम है। Cp बराबर क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर ऊष्माधारिता। Cv क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत दाब पर धारिता। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, अब क्या है, डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस पी डेल वी, जानते ही हैं। तो भी जब कांस्टेंट होगा तो पी डेल वी क्या हो जाएगा, 0। तो यानी डेल क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू, यानी सी भी डेल टी। ठीक है, डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी डेल टी। तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू, क्यों, पी डेल वी तो 0 हो जाएगा। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी डेल टी। ये हो जाएगा इक्वेशन पहला। फिर क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा नियत दाब पर, डेल एच बराबर क्या होता है, डेल यू प्लस पी डेल वी, ये भी होता है फॉर्मूला। यहाँ से जब प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, पी डेल भी 0 नहीं होगा। तो यानी डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस पी डेल वी। अब डेल यू के यहाँ पे डेल यू के जगह पर रख दो, तो डेल क्यू पी बराबर डेल एच माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। तो ये तो घर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर क्यू पी बराबर डेल एच, यानी डेल क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी डेल टी। तो डेल एच बराबर हो गया सी पी डेल टी। क्लियर है। अब देखो सी पी माइनस सी भी, तो क्या हो जाएगा, डेल एच बटे डेल टी माइनस डेल यू बटा डेल टी। तो क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस डेल यू, तो क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस डेल यू क्या हो जाएगा, पी डेल भी। तो पी डेल भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर डेल टी, एन आर डेल टी। तो एन आर डेल टी जो हो गया, और डेल टी खत्म हो जाएगा, है ना, डेल टी खत्म। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे मान लो 1 आइडियल गैस है, और नंबर ऑफ मोल उसका कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल आर। यानी सी पी माइनस सी वी बराबर आर। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है। राइट ली चैटेलियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो, जैसे मान लो सीधी सी बात है कि एक माँ है जिसके 2 बच्चे, ठीक है, बड़ा बच्चा ए और दूसरा बच्चा बी। ठीक है, ए अभी जस्ट खाना खा करके उठा है और बी को भूख लगी है। ठीक है, तो माँ के पास एक लड्डू है, वो माँ किसको देगी, ए को कि बी को। स्वाभाविक सी बात है बी को, क्यों, क्योंकि बी को भूख लगी है। तो जब बी को भूख लगी है इसलिए उसको मिला, यानी क्या है, ए के पास सरप्लस हो गया खाना, उसके पास तो देने की जरूरत नहीं है। तो ये खाना किसको दिया जा रहा है, जो कम है, यानी हम बढ़ा रहे हैं खाना, है ना, जो खा लिया है खाना उसको ना दे करके उसको देना पड़ रहा है जो नहीं खाया है, भाई उसी को ना दोगे, ये नेचुरल चीज है। यही काम है ली मतलब ला सतेलिए सिद्धांत का, ली चटेलियर प्रिंसिपल का। क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम, है ना, कोई भी फैक्टर जो डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम, उसके फैक्टर्स, है ना, अगर वो चेंज हुआ, उसके कंडीशन में चेंज हुआ, यानी उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ, कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, किसी भी चीज़ में उसमें चेंज हुआ, तो अगर चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम ना है जी। इक्विलिब्रियम कब आया है, जब बराबर आया है, ए बराबर बी है ना, इक्विलिब्रियम तब है ना। अब ए की तरफ अगर तुम कुछ भी बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन यानी इसका जो ग्राफ होगा किधर हो जाएगा, बी की तरफ। क्यों, क्योंकि बी को भी तो कुछ चाहिए, तभी ना बैलेंस होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, इट स्टेट्स दैट
change in any of the factors that determine the equilibrium condition of the system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change. बस यही ध्यान में रखना है कि आपको लिखना है कि अगर सारे फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को, अगर उसके सिस्टम है ना सिस्टम में, तो वो क्या है कि अगर चेंज होगा तो चेंज इस तरह से होगा कि ताकि जो चेंज हुआ चाहे जो कम हुआ उसको काउंटर एक्ट किया जाए, उसको उससे लेवल से बढ़ाया जाए। ठीक है, अब क्या है, when the concentration of any of the reactants and the products in the reaction at equilibrium is changed। अब सांद्रता के परिवर्तन किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी का भी बढ़ाओगे, तो अगर रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम का जो साइन होगा है ना चेंज होगा, वो किधर होगा, फॉरवर्ड होगा, सामने की ओर होगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इधर इसका किधर होगा, रिएक्टेंट्स की तरफ होगा। ठीक है, रिएक्शन किधर हो जाएगा, किधर जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। इसलिए होगा ताकि वो जो इफेक्ट हुआ है, जो चेंज हुआ है कंसंट्रेशन का, उसको कम किया जा सके। क्लियर है। फिर क्या है, एग्जांपल ले लीजिए, H2 plus I2 बराबर 2HI। H2 is added to the reaction mixture at equilibrium, then the equilibrium of the reaction is disturbed। ठीक है, तो अब in order to restore it, if H2 is added to the reaction mixture at equilibrium, then the equilibrium of the reaction is disturbed। In order to restore it, the reaction proceeds in the direction where H2 is consumed। मतलब अगर आप H2 ऐड कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन क्या हो जाएगा, H2 ऐड किया, यानी रिएक्टेंट्स ऐड किए, कंसंट्रेशन इसका बढ़ाए, तो जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 जिधर कंज्यूम होगा उधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो एक बंद कोई डब्बा है, उसमें तुम ऑक्सीजन बना रहे हो, तो जब ऑक्सीजन बनेगा तो जिसका अब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हाई होगा तो उसको हटाओगे तभी तो फिर ऑक्सीजन बनेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा, तो उसको हटाना पड़ता है। यही चीज है। तो जब रिएक्टेंट्स, अगर आप रिएक्टेंट्स बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड यानी राइट की तरफ। अगर प्रोडक्ट बढ़ाते हो तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। क्लियर है। हिंदी में देख लीजिए कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों यानी सांद्रण, दाब और ताप में से किसी में भी अगर परिवर्तन हुआ तो साम्यावस्था उस दिशा पर अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। है ना, जो प्रभाव या फिर निकाय पर लगाया हो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए या तो समाप्त हो जाए। इसलिए अगर मान लो ए को बढ़ाओगे तो वो किधर जाएगा, बी की तरफ जाएगा। अगर इधर ए को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बी की तरफ। अगर बी बढ़ेगा तो किधर होगा, ए की तरफ। क्लियर है। फिर क्या है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, सांद्रता का प्रभाव। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक की भी सांद्रण साम्य अवस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। अभी समझा दिए, सेम चीज है। H2 प्लस I2 अगर 2HI है तो अगर H2 की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, अगर बढ़ाएंगे और तो प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जब उपभोगिता उपभोग हो रहा है उसका किधर, उत्पाद की तरफ, है ना, और बढ़ा किधर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ। जब रिएक्टेंट्स की तरफ बढ़ेगा तो जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन, साम्यावस्था का जो दिशा होगा वो किधर हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। अगर यानी HI का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। यही चीज को इसमें मेंशन कर देना है, लिख देना है। क्लियर है। तो ये थे आपके पांचों क्वेश्चंस, और आज आपका मॉडल सेट, तीनों मॉडल सेट केमिस्ट्री का भी संपन्न हो गया है ना, फिजिक्स का भी हो गया है। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।